बच्चों, अपनी पिछली क्लास में हमने प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। पहले हम 16 सिद्धांत पढ़ चुके हैं। 17वां सिद्धांत है प्रजातांत्रिक पहुंच का सिद्धांत। अर्थात हम ये जानते हैं कि हमारा देश लोकतंत्र है और यहाँ पर जो कुछ भी नीतियाँ निर्धारित होती हैं या जो भी काम होते हैं वो प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा और प्रजा के लाभ के लिए ही होते हैं। तो प्रसार शिक्षा का कार्यक्रम भी एक ऐसा कार्यक्रम है जो जनता के लिए ही चलाया जा रहा है। जिन लोगों के लिए ये कार्यक्रम चला रहे हैं, आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले हम उनकी ज़रूरतों को, उनकी समस्याओं को समझें, उनके साथ में डिस्कस करें और उन समस्याओं के डिस्कशन के बाद ही कि किस विषय पर हम पढ़ाएंगे या किस विषय से संबंधित उनको जानकारी देनी है, वो उनके लिए कैसे लाभदायक होगी, ये सारी चीज़ें उनके साथ में पहले चर्चा की जाए और उसके बाद ही टॉपिक्स का या बिंदुओं का निर्धारण किया जाए कि किन किन बिंदुओं पर हम चर्चा करें या किस विषय पर जानकारी दें, किन मशीनरीज के बारे में बताएं। ये सभी बातें उन लोगों से जो भी टारगेट ग्रुप है उनसे डिस्कस कर ली जानी चाहिए, तभी कार्यक्रम सफल रह सकता है। अगला सिद्धांत है व्यवहारिक विज्ञान का सिद्धांत। जो भी वैज्ञानिक विधियां हैं वो जनता तक पहुंचे, लोगों तक उनके भाषा में, उनके तरीके से पहुंचे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी व्यवहारिक ज्ञान है वो उन्हें दें। और प्रसार शिक्षा क्योंकि कोई बुक लैंग्वेज या बुक टीचिंग नहीं है या टीचर ने आकर के पढ़ा दिया और लोगों ने उसको सुन लिया, उसके बाद उसमें से क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या समझा, क्या नहीं समझा, इसके बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं हो। प्रसार शिक्षा में ऐसा नहीं होता। ये टू वे प्रोसेस है। तो इसमें जो भी हम ज्ञान देते हैं या जो भी चीज़ें सिखाते हैं, एजुकेशन भी हो सकती है, वो ट्रेनिंग भी हो सकती है, कोई वर्कशॉप भी हो सकती है, तो उसमें व्यवहारिक ज्ञान ही दिया जाता है। ऐसी चीज़ें जो उनके जीवन में प्रैक्टिकली काम में आ सकें, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, समस्याओं के निराकरण के लिए या उनकी जो फेल्ट नीड्स है, जो उनकी अनुभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही काम में ली जा सके, इस तरह की जानकारी प्रसार शिक्षा के माध्यम से दी जाती है। तो इसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर मिनिमम एम्फेसिस देते हैं। सबसे ज़्यादा बल होता है उस ज्ञान पर या उस जानकारी पर या उस तरह के प्रशिक्षण पर जो उनके व्यवहारिक जीवन में लाभदायक है, व्यवहारिक जीवन में काम में आने वाला है। अगला सिद्धांत है प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत। अब ये हम सब जानते हैं कि जितने भी नवाचार होते हैं, नई नई रिसर्चेस हो रही हैं, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप्ड है, तो नई नई मशीनरी, नए नए उपकरण, नई टेक्निक्स बहुत सारी विकसित हो रही हैं। और ये कहाँ पर हो रही हैं? ये होती हैं प्रयोगशालाओं में, लेबोरेटरीज में, जहाँ पर जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं या स्पेशलिस्ट हैं वो प्रयोग करते हैं। लगातार उनकी रिसर्चेस चलती हैं और उनके आधार पर नए खोज होते हैं। लेकिन अब ग्रामीण जनता उनकी टेक्निकल लैंग्वेज को समझ पाने में असमर्थ है। तो उनको समझाने के लिए कि किस तरीके से जो भी नए उपकरण हुए हैं या नवाचार हुए हैं वो लोगों तक कैसे पहुँचे, इसके लिए प्रसार कार्यकर्ता एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। वो उन सभी टेक्निकल चीज़ों को इस तरह की भाषा में समझाता है लोगों को, जिससे वो आसानी से उसको समझ भी सकें और उसको अडॉप्ट भी कर सकें, उसको सीख भी सकें। ठीक है, तो प्रशिक्षित विशेषज्ञों का होना इसलिए भी ज़रूरी है इसके साथ साथ में कि प्रसार कार्यकर्ता कोई एक व्यक्ति है, उसको एक सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, दो की होगी, लेकिन प्रसार कार्यक्रम या प्रसार शिक्षण का जो क्षेत्र है, इसके जो संबंधित टॉपिक्स हैं या विषय वस्तु है वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है इसके अंदर। जैसे इसमें खेती भी आती है, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, घरेलू उद्योग, धंधों से संबंधित भी जानकारी हो सकती है। इसके अलावा कुटीर उद्योग होते हैं, घर की साफ सफाई, पौष्टिक भोजन, बच्चों की देखभाल, रंगाई छपाई, कढ़ाई, सिलाई बुनाई, ऐसे बहुत सारे रोजगार के और घरेलू व्यवस्थापन की बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो अब ये बिल्कुल असंभव है कि जो भी प्रसार कार्यकर्ता है वो हर चीज़ का एक्सपर्ट हो। ये हो ही नहीं सकता कि लोगों की किसी भी फील्ड की समस्याएं हैं, किसी भी विषय से संबंधित समस्याएं हैं, उनका वो समाधान अपने स्तर पर कर सके। तो इसीलिए उनकी जो
के लोग हैं या जो लोकल पीपल हैं उनकी समस्याओं का निराकरण बिल्कुल अच्छे तरीके से हो सके, बहुत ही बढ़िया श्रेष्ठतम तरीके से हो सके और वो लोग उससे संतुष्ट भी हों। इसके लिए ज़रूरी है कि विषय विशेषज्ञों की राय ली जाए या उनकी वर्कशॉप या ट्रेनिंग्स करवाई जाए, ताकि जो भी संबंधित समस्याएं हैं वो एक्सपर्ट ही बहुत अच्छी तरीके से उनका समाधान कर सकेगा। तो इसीलिए प्रसार शिक्षा में विषय विशेषज्ञों की मदद लेना बहुत ज़रूरी है, तभी इस तरह के कार्यक्रम बहुत अच्छे से सफल हो पाएंगे और जो कुछ भी हम ग्रामीण जनता को सिखाना चाहते हैं, उन्हें जो बताना चाहते हैं, वो हम विशेषज्ञों की सहायता से ही अच्छे से समझा सकते हैं। अगला सिद्धांत है निरपेक्षता एवं तटस्थता। हम ये जानते हैं कि जो भी ग्रामीण समुदाय जिसके लिए प्रसार शिक्षक या प्रसार कार्यकर्ता काम कर रहा है, वो बहुत सारे वैरायटी के लोगों से मिलकर के बना है। गांव में बहुत सारी जातियां भी होंगी, बहुत सारे धर्म होंगे, बहुत सारे संप्रदाय होंगे, आर्थिक सामाजिक स्तर के आधार पर भी लोग बहुत सारे वर्गों में बटे हुए होते हैं। लेकिन प्रसार कार्यकर्ता को अपना कोई भी कार्यक्रम अगर सफल बनाना है, वो ये चाहता है कि लोग उसके कार्यक्रमों में आए, वहाँ पर कुछ सीखें और फिर उसको अपने जीवन में अडेप्ट करें, उसको अपने जीवन में समावेश उसका करें। तो इसके लिए उसको बिल्कुल अनबायस्ड रहना होता है। वो किसी के भी प्रति अपना कोई स्पेशल या विशेष रुझान है वो नहीं दिखाए, चाहे वो किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, किसी लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, सभी के प्रति उसको तटस्थ रहना होता है, निरपेक्ष रहना होता है, किसी की भी तरफदारी नहीं करते हुए या किसी के साथ भी विरोध नहीं रखते हुए सबके साथ मिलजुल कर के काम करेगा, तभी उसके कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ये महसूस करें कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमें इग्नोर कर रहे हैं, हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और फिर वो धीरे धीरे उन कार्यक्रमों से विमुख होते जाते हैं, दूर होते चले जाते हैं। तो इसीलिए कार्यक्रम तभी सफल होगा जब सब लोगों की भागीदारी होगी, और सब लोगों की भागीदारी भी तभी होगी जब वो प्रसार कार्यकर्ता या जो भी कार्यक्रम का आयोजक है वो सभी लोगों को इक्वल वेटेज दे, एक सा उनके साथ व्यवहार रखे। तो उसको किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, इन सबके प्रति सापेक्षवाद नहीं रहे उसके अंदर, या किसी के तरफ भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं हो, निरपेक्ष व्यवहार उसका होना चाहिए, तभी कार्यक्रम सफल होगा। अगला सिद्धांत है समता का सिद्धांत। ये भी इससे मिलता जुलता ही सिद्धांत है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी आय वर्ग के हों, किसी जाति के हों, किसी संप्रदाय के हों, किसी भी आयु के हों, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं, ऐसा नहीं हो कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की या किसी पर्टिकुलर समाज की आवश्यकताओं को तो आप प्रायोरिटी दे रहे हैं और दूसरे लोगों को आप सेकेंडरी लेवल या टर्शरी लेवल पर रख रहे हैं। मतलब प्राथमिकता किसी एक व्यक्ति या समाज को दी जा रही है और बाकी लोगों की आवश्यकताओं को या उनकी समस्याओं को दरकिनार करके कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अगर ऐसा किया जाएगा तो लोगों के अंदर ये भावना आ जाती है कि ये व्यक्ति उनके प्रति ज़्यादा समर्पित है और हमारी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, या सरकार ने ऐसी योजनाएं ही नहीं चलाई हैं जिनमें हर वर्ग का भला हो सके या हर वर्ग का कल्याण हो सके। तो नेगेटिव फीलिंग या नेगेटिव विचारधारा जब आ जाती है लोगों के अंदर, तो फिर वो कार्यक्रमों में भागीदार नहीं होते, कार्यक्रमों में भाग लेने पहुंचते भी नहीं हैं और उनका सहयोग प्राप्त नहीं होता। और जो कि प्रसार शिक्षा का लक्ष्य है कि हर एक व्यक्ति का जन जन का कल्याण करना है, हर एक व्यक्ति का आर्थिक और सामाजिक विकास करना है, तो वो लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। अगला सिद्धांत है स्थानीय संसाधनों का प्रयोग। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आप हमारे देश में देखते हैं लोग, चाहे नई टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम कहते हैं जुगाड़। तो हमारे देश की ग्रामीण जनता का भी दिमाग बहुत फर्टाइल है, उनकी सोच बहुत अच्छी है, नए नए इनोवेशंस वो भी कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे उपकरणों की, मशीनरी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी जिसमें लोगों ने अपनी जो भी घरेलू चीज़ें होती हैं या लोकल लेवल पर जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनके माध्यम से जुगाड़ करके बहुत सारे ऐसी चीज़ें, ऐसे उपकरण बना रखे हैं जिनकी सहायता से काम को बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो कभी भी
प्रसार कार्यकर्ता कोई भी काम करता है तो उसको जो भी उसके प्रोग्राम्स हैं, जो भी जिस विषय के बारे में पढ़ाना चाहता है, उन सभी में इस तरह की चीज़ों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हैं। स्थानीय स्तर पर क्या क्या संसाधन या रिसोर्सेज हैं, जैसे अगर वो रेगिस्तानी प्रदेश में है ना, हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर बेर बहुत अच्छा होता है, बाजरे की फसल बहुत अच्छी होती है। तो अब ऐसे में ग्रामीण जनता को बेर के प्रोडक्ट सिखाए जाए, बाजरे से बनाने वाले व्यंजनों के बारे में अगर ग्रामीण महिलाओं को जानकारी दी जाए तो वो बहुत बेनिफिशियल होगी, बजाय कि आप रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को नारियल से बनने वाली मिठाइयाँ सिखा रहे हैं या नारियल से बनने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं। या रेगिस्तान के लोग हैं तो उनको ऊँट की देखभाल या उसके उपयोगों से संबंधित जानकारी देनी चाहिए, या उन जानवरों के बारे में जो उन्होंने पाल रखे हैं, जो उनके लोकल लेवल पर चलते हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जलवायु, वहाँ का सारा जो आबो हवा है वो उसी के हिसाब से सेट होती है। अगर हम दूसरी चीज़ों की, रेगिस्तान में रह करके पानी वाली फसलों की हम उनको, जैसे चावल की अगर फसल के बारे में जानकारी देते हैं तो ये उनके लिए यूजलेस है, ठीक है। या बर्फ में रहने वाले जानवरों के बारे में जानकारी देते हैं तो वो सब चीज़ें उनके काम की नहीं है। इसीलिए ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्थान पर हम काम कर रहे हैं, जिस स्थान पर हम पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं या लोगों को किसी भी तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसमें वहाँ पर क्या क्या संसाधन उपलब्ध हैं, तो उनका अधिकतम उपयोग करते हुए या उनकी ज़रूरतों के हिसाब से ही काम करते हुए प्रसार शिक्षण दिया जाए या शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट आता है स्थानीय संगठनों का सहयोग। लोगों के व्यवहार को बदलने में, उनकी सोच को बदलने में, उनके दृष्टिकोण को बदलने में, उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास करने में, उनके व्यक्तित्व का विकास करने में इस तरह के संगठन बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सभी ने सुना होगा, जगह जगह पर युवक मंडल चलते हैं, महिला मंडल चलते हैं, कुछ जाति और समाज के भी अलग अलग तरह के संगठन या मंडल होते हैं। इन सभी मंडलों का काम क्या होता है, संगठनों का काम क्या होता है कि ये जो भी अपने वर्ग से संबंधित जनता है या जो लोग उन संगठनों से जुड़े हैं, उनके लिए विभिन्न अवसर प्रदान करते हैं। जैसे बहुत सारे तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। घर साफ रखने का कंपटीशन हो सकता है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का कंपटीशन होता है, गायन प्रतियोगिता हो सकती है, किसी विषय को लेकर के भाषण प्रतियोगिता या आशु भाषण प्रतियोगिता हो सकती है, नृत्य की प्रतियोगिताएं होती हैं। हमारी जो पारंपरिक परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उनसे संबंधित कार्यक्रम हो सकते हैं। बहुत सारे त्योहारों का सेलिब्रेशन हो सकता है, रोजगार संबंधी ट्रेनिंग्स हो सकती हैं। तो अनेकानेक कार्यक्रम हैं जो इन संगठनों के माध्यम से चलाए जाते हैं, जिससे कि ग्रामीण जनता का चहुमुखी, या आप कह सकते हैं कि ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। तो प्रसार कार्यकर्ता का भी क्योंकि लक्ष्य वही है, ग्रामीण जनता का या समुदाय का विकास करना, और ये संगठन भी उन्हीं चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए प्रसार कार्यकर्ता को इन सभी संगठनों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि उस स्थान पर, उस लेवल पर कौन कौन से संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, और उनसे कैसे सहयोग लेकर हम अपने प्रोग्राम्स को भी उनके माध्यम से इम्प्लीमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता का उसमें पार्टिसिपेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिल सके। अगला सिद्धांत है शिक्षण विधियों का समुचित उपयोग। किसी भी तरह की हम टीचिंग करते हैं या कोई भी ट्रेनिंग देते हैं तो बहुत सारी शिक्षण विधियां होती हैं, जिनके बारे में विस्तार से तो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिनमें हम बोल करके बताते हैं, कुछ में हम डेमोन्स्ट्रेशन दे करके बताते हैं, कुछ में हम उनको पढ़ने के लिए कंटेंट दे देते हैं, कुछ में हम टीवी पर या किसी और माध्यम से मूवी दिखा करके या कठपुतली के खेल से, इस तरह से बहुत सारे तरीकों से लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। उनके व्यवहार संबंधी हो सकता है, उनकी आदतों संबंधी हो सकता है। तो वैरायटी है, बहुत सारे शिक्षण विधियाँ हैं। अब ये शिक्षण विधि उस जनता के लिए अनुकूल होनी चाहिए या उस टारगेट ग्रुप के अनुकूल होनी चाहिए जिसके लिए हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। अगर वो टारगेट ग्रुप पढ़ा लिखा है, साक्षर है, तो हम उनको लीफलेट्स, बुकलेट्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं। तो कोई पम्फलेट दे सकते हैं या प्रिंटेड कोई भी लिटरेचर
चार्ट, पोस्टर वगैरह उनके लिए काम में आ सकते हैं। लेकिन अगर जनता साक्षर नहीं है तो अगर हम उनको इस तरह की चीज़ें दे देंगे तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर निरक्षर जनता है तो उसके लिए हम पोस्टर्स बना सकते हैं, कोई कठपुतली का खेल दिखा सकते हैं, नुक्कड़ नाटक जैसी चीज़ें कर सकते हैं, कोई मूवी शो हो सकता है या कोई ऑडियो क्लिप सुनाई जा सकती है। इस तरह के शिक्षण विधियों का प्रयोग करना आना चाहिए। तो प्रसार कार्यकर्ता को भी इन सभी चीज़ों की समझ होनी चाहिए कि मेरा टारगेट ग्रुप क्या है, किस तरह का मैं कंटेंट देने वाला हूँ या क्या चीज़ उसमें सिखाई जाने वाली है। अगर कोई प्रैक्टिकल चीज़ है तो उसके लिए कार्यकर्ता खुद डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता है या विषय विशेषज्ञ से भी डेमोन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन करवा सकता है। तो जिस तरह का टारगेट ग्रुप है उसके अनुकूल शिक्षण विधि का सही तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए, करना आना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी विधि हम अपना रहे हैं, जिसको भी काम में ले रहे हैं, उससे संबंधित सारी फिजिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जैसे अगर हम आप कोई भी मूवी दिखा रहे हैं तो वहाँ पर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, साउंड की व्यवस्था होनी चाहिए, पर्दा होना चाहिए, लोगों के बैठने की व्यवस्था, इस तरह की सारी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल चीज़ों को ध्यान में रख लेना चाहिए। और अंतिम सिद्धांत है मूल्यांकन का सिद्धांत। जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो उस निर्धारण के समय पर ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम किस लेवल का टारगेट रख रहे हैं, हमें क्या, जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उससे क्या परिणाम प्राप्त होने हैं, किस स्तर के परिणाम प्राप्त होने हैं। हम लोगों की सोच में परिवर्तन चाहते हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं, उनकी आदतों में परिवर्तन चाहते हैं, या किस तरह का ज्ञान उनको दे रहे हैं, कैसी जानकारी दे रहे हैं। तो हमने जो भी कार्यक्रम किया वो किस हद तक सफल होगा, कैसे होगा, ये सभी तभी पता चलेगा जब हम उसका मूल्यांकन करेंगे। हम ये ध्यान रखेंगे कि हम कितना लक्ष्य लेकर के चले थे और उसमें से लोगों की आदतों में या ज्ञान में कितना परिवर्तन हुआ है। तो मूल्यांकन क्योंकि एक सतत प्रक्रिया है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मूल्यांकन लगातार करते रहें और हमारे कार्यक्रम में क्या क्या कमियां रही, क्या उसके अच्छे पॉइंट्स थे, वो सभी चीज़ें मूल्यांकन के माध्यम से देखी जाती हैं। तो इन सभी सिद्धांतों का अगर हम अच्छी तरीके से पालन करें या कोई भी प्रसार कार्यकर्ता अपने प्रसार कार्यक्रम में, प्रसार शिक्षण में इन सभी की अनुपालना करे तो प्रसार शिक्षण को बहुत अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, बहुत अधिक सफल बनाया जा सकता है।